brought to you by American Pistachios. नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। आज के शो में हम बात करेंगे सहारा के सर्वे सर्वा रहे सुब्रत राय की। उनके निधन के साथ ही उनके संपत्ति की चर्चा होने लगी है, उनकी संपत्ति के वारिसों की चर्चा होने लगी है, लेकिन सबसे अधिक चर्चा उन लोगों की होनी चाहिए जिनका अरबों रुपया इस कंपनी में फंसा हुआ है। कैसे एक कंपनी शुरू हुई तो लोगों का भरोसा उसने जीता, लोगों का भरोसा जीतने के साथ ही कंपनी ने सबकी आंखों के सामने उन्हीं लोगों को मूर्ख बना दिया। कैसे एक पैसा बचत स्कीम एक पॉन्सी स्कीम में बदल गई, इन सब सवालों के जवाब आज के शो में हम खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे खबर देश में शुरू हुए ग्लोबल साउथ समिट की। शुरू करते हैं। भारत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का दूसरा संस्करण होस्ट कर रहा है। ये विकासशील देशों का एक ग्रुप है, एकजुटता और प्रगतिशीलता के प्रति कमिटेड ये ग्रुप है। इस ग्रुप का एजेंडा होता है कि वैश्विक स्तर पर जो भी चुनौतियां हैं उनकी निजात के लिए काम किया जाए और वर्ल्ड ऑर्डर में ग्लोबल साउथ के देशों की जगह मजबूत हो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि शिखर सम्मेलन को 10 सत्रों में बांटा गया है। समिट वर्चुअली ही हो रहा है। पहला सवाल तो यही है कि इसमें चर्चा क्या क्या होनी है। सितंबर में जो G20 समिट हुआ उसमें जो चीज़ें तय हुई उनका क्या प्रोग्रेस है, दुनिया में मौजूदा विवाद क्या है, उस पर समुच्चय रूप से अग्री करना कि ग्लोबल साउथ का अमुक मसले पर क्या स्टैंड होना चाहिए। इसके अलावा एक बेहतर समावेशी और प्रगतिशील वर्ल्ड ऑर्डर की जो आकांक्षा है उस दिशा में बात हो, काम हो। 17 नवंबर को इस समिट की शुरुआत में पीएम मोदी ने ओपनिंग रिमार्क दिए। कहा कि भारत ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले की निंदा की थी। दूसरी तरफ संघर्ष में मारे जा रहे बेकसूर लोगों की मौत की भी निंदा की। संयम, संवाद और कूटनीति पर जोर दिया। क्या कहा, खुद उनकी जुबानी सुन लीजिए आप। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इजरायल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। बता दें कि 7 अक्टूबर की सुबह गाजा पट्टी के चरमपंथी समूह हमास ने इजरायल के इलाकों पर रॉकेट दागने शुरू किए। खुद भी जाके हमला किए, लड़ाके पहुंचे वहां। भारत ने इसे आतंकवादी हमला कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर की शाम को ही एक्स पर पोस्ट कर दिया कि इस कठिन समय में हम इजरायल के साथ खड़े हैं। उनके इस बयान के बाद आलोचकों ने कहा कि ये पारंपरिक तौर पर जो भारत का स्टैंड है उससे अलग है। हमारी विदेश नीति में फिलिस्तीन को भी बराबर जगह दी गई है ऐतिहासिक रूप से, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण से सभी को बराबरी की जगह दी। इजरायल का साथ दिया, हमास के हमले की निंदा की, साथ ही युद्ध में मारे जा रहे बेकसूर लोगों की मौतों की भी निंदा की, साथ ही फिलिस्तीन को भी मदद मुहैया कराई। ग्लोबल साउथ समिट में प्रधानमंत्री के भाषण की एक और इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का मानना है कि नई तकनीक से ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच अंतर नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि इसे और बढ़ावा देने के लिए अगले महीने भारत AI ग्लोबल पार्टनरशिप समिट का भी आयोजन करेगा। ये हो गई ग्लोबल साउथ समिट की बात। अब बात करते हैं सहारा की। सुब्रत रॉय खुदरा, रियल एस्टेट और वित्तीय सेवा क्षेत्रों में एक बड़ा व्यापारिक साम्राज्य बनाने वाले शख्स। इस पर बात करने से पहले आपको एक छोटा सा किस्सा सुना देते हैं, जिसके किरदारों में ज़ाहिरन सुब्रत रॉय तो हैं ही, साथ में हमसफ़र एक्सप्रेस भी है। जी हाँ, भारतीय रेलवे की प्रीमियम ट्रेन हमसफ़र। तो हुआ ये कि एक बार सुब्रत रॉय ने हमसफ़र एक्सप्रेस को बुक कर लिया। कितने में? पूरे 1 करोड़ रुपए में। इस बुकिंग के लिए ट्रेन को हावड़ा से रांची लाया गया। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेन से सुब्रत रॉय अपने स्टाफ के साथ मुंबई तक जाने वाले थे। 6 जून 2018 के दिन जब ट्रेन हटिया स्टेशन पर खुलने के लिए खड़ी हुई तब एक झमेला हुआ। ट्रेन स्टेशन पर 3 घंटे तक खड़ी रही। जब सारा के कर्मचारियों ने हंगामा किया तब जाकर ट्रेन रवाना की गई। इस देरी की वजह रेलवे स्टाफ की कमी बता दी गई। अब जब बात भारतीय रेलवे की हुई है तो आपको जानकारी दे दें कि साल 2013 में टाइम मैगजीन ने सहारा को भारतीय रेलवे के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली संस्था बताया था और इंडिया टुडे ने उनका नाम देश के 10 सबसे ताकतवर लोगों में भी शामिल किया था। तो क्या सुब्रत रॉय को ये शोहरत विरासत में मिली थी? इसका जवाब है नहीं। सहारा समूह के शिखर से पतन तक पहुंचने की कहानी बहुत लंबी है। इसे एक बुलेटिन में समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सुब्रत रॉय के जीवन के इस हिस्से को छूते हुए ज़रूर निकलेंगे।
सुब्रत रॉय का जन्म बिहार के अररिया में हुआ था, लेकिन उनके उरूज की कहानी शुरू होती है यूपी के गोरखपुर से। यहाँ अपने लेम्ब्राटा स्कूटर पर सुब्रत रॉय नमकीन स्नैक्स बेचा करते थे। मूल रूप से बिहार के रहने वाले सुब्रत रॉय ने 1978 में 2000 रुपये की रकम लगाकर कारोबार शुरू किया था। उन्होंने लोगों से पैसा जमा करने की एक स्कीम से शुरुआत की। इस पर 1979 और 80 में पाबंदी लग गई और तुरंत पैसा वापस करना पड़ा। फिर उन्होंने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी शुरू की, जिसके लिए बाजार से पैसा उगारने की कोई सीमा नहीं थी। उनका ये काम चल निकला। बढ़ते बढ़ते सहारा देश की टॉप की कंपनियों में शामिल हो गई। इसके बाद उनके अखबार निकले, टीवी चैनल खुला, एयरलाइंस, होटल, हर जगह सहारा का कारोबार फैलने लगा। भारतीय क्रिकेट टीम सहारा की जर्सी पहनने लगी। सुब्रत रॉय का जलवा उस वक्त भी दुनिया ने देखा जब साल 2004 में उनके बेटों की शादी हुई। इस शादी में सियासत, खेल, कारोबार, फिल्म, हर क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां शरीक हुई। उनके खिलाफ चल रहे मामलों को आगे हम समझेंगे, लेकिन जब 14 नवंबर 2023 को उनका निधन हुआ तो सवाल उठा कि वो अपने पीछे कितनी प्रॉपर्टी छोड़ गए। हम बता देते हैं आपको। साल 2015 में फोर्ब्स ने बताया था कि सहारा समूह की कुल संपत्ति करीब 83,000 करोड़ रुपए थी। वर्तमान में यह संपत्ति 2,60,000 करोड़ से अधिक की बताई जाती है। उनके पास करीब 30,970 एकड़ का लैंड बैंक है। इतनी ज़मीन है भाई। देश भर में 5,000 से अधिक ऑफिस यूनिट्स हैं। इसके अलावा उनके पास लखनऊ का सहारा शहर, सहारा के ऑफिसेस, सहारा मॉल जैसी संपत्तियां हैं। कंपनी के वेबसाइट के मुताबिक सहारा ग्रुप के पास 9 करोड़ निवेशक हैं। अब सवाल ये कि इतने हैवी एम्पायर को संभालेगा कौन? वैसे तो ये सवाल सुब्रत रॉय के देहांत के बाद से ही पूछा जा रहा है, लेकिन इस प्रश्न के साथ शंकाएं तब गहराने लगी जब 16 नवंबर को सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय का अंतिम संस्कार हुआ। लोगों ने कहा कि सुब्रत रॉय को मुखाग्नि उनके बेटे दें, ये ठीक होगा, लेकिन ये संस्कार उनके पोते के जरिए संपन्न हुआ, क्योंकि उनके दोनों बेटे सीमांतो और सुशांतो अंतिम संस्कार में मौजूद नहीं थे। सुब्रत रॉय की पत्नी और बेटे मैसेडोनिया में रहते हैं। उनके पास इस देश की नागरिकता भी है। सुब्रत रॉय के अंतिम संस्कार में उनकी पत्नी स्वप्ना रॉय अपने पोते के साथ भारत आई थीं। मीडिया की दुनिया में चर्चा ये चल रही है कि सेबी और अन्य वित्तीय एजेंसियों की नज़र उनके बेटों पर है, इसलिए वो हिंदुस्तान नहीं आए। माना जा रहा है कि सहारा श्री के निधन के बाद उनका कारोबार उनके दोनों बेटे ही संभालेंगे। हालांकि सुब्रत रॉय सहारा ने अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। वहीं सहारा ग्रुप की ओर से भी इस पर कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया। सुब्रत रॉय के परिवार के कई अन्य सदस्य भी बिजनेस में शामिल हैं, तो ऐसे में इतनी बड़ी विरासत किसके खाते में आएगी, ये समझने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे ग्रुप में मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर से। उत्तराधिकारी तब होता है जब उसको कुछ मिल रहा हो, मतलब उसको कोई विरासत में कोई चीज़ मिल रही हो। तो यहाँ विरासत में तो क्रिमिनल केसेस हैं या यहाँ पर जो है देनदारी है। तो आज ही मेरी उनके किसी करीबी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में सुब्रत राय पर, सहारा श्री पर 1400 केसेस लगाए गए हैं इन्वेस्टर्स की तरफ से, क्रिमिनल केसेस, मतलब पैसे नहीं देने के लिए। तो ये अगर उनकी कुल संपत्ति है या जो पूरे केसेस हैं, तो ये उसमें विरासत कुछ है नहीं, मतलब उत्तराधिकार में लेने के लिए कुछ है नहीं अगर आप देखने जाएंगे तो, सिवाय क्रिमिनल केसेस के या सिवाय देनदारी के। तो जो मुझे बताया गया कि भले ही लोग बड़ी आलोचना कर रहे हैं कि उनके बेटे अंतिम संस्कार में नहीं आए, जो मुझे बताया गया कि 4 नवंबर के आसपास डॉक्टरों ने सहारा श्री को बता दिया था कि उनके पास 10 दिन है लगभग। तो उन्होंने अपने बेटों को कहा था कि तुम लोग मत आना यहाँ पर। ये परिवार के करीबियों का वर्जन है कि उन्होंने कहा कि आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं। उनका एक बेटा लंदन में रहता है, एक दुबई में रहता है, तो इस कारण नहीं आए। हालांकि उन पर कोई आपराधिक मामला है नहीं अभी, सिर्फ मुझे बताया गया कि एक कोई जांच चल रही है, फाइनेंशियल फ्रॉड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक जांच चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी वो कई रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे कि मान लीजिए यहाँ आ गए और जो देनदारी या जो क्रिमिनल केसेस उनके पिताजी पे लगे हुए हैं वो कहीं उन पर ट्रांसफर न हो जाए। तो शायद ये भी एक कारण है कि उनको आधिकारिक रूप से या औपचारिक रूप से उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि जैसे ही आप उत्तराधिकारी बनाते हो तो जो देनदारी है वो भी आपकी हो जाएगी। अब बात सुब्रत रॉय के जीवन के उस पड़ाव की जिसमें उनके पतन की नींव पड़ी। शुरुआत होती है साल 2009 से, जब सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने
अपने आईपीओ के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भेजा। इस टर्म को सरल शब्दों में हम बयां करें तो कहा जा सकता है कि सहारा ने मार्केट से पैसे उगाने के लिए अपना बायोडाटा सेबी के पास भेजा कि ये करने जा रहे हैं। सेबी कंपनी का बायोडाटा जांच रही थी। इसी दौरान सहारा की दो कंपनीज सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SIRECL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SHICL कटघरे में आ गई। सेबी को लगा कि इन्होंने गलत तरीके से जनता से पैसे उगाए हैं। ये सब चल रहा था तभी सेबी को इन कंपनियों के बारे में एक शिकायत भी मिल गई। इसमें कहा गया कि ये कंपनियां गलत तरीके से OFCD जारी कर रही हैं। सेबी ने जांच शुरू की तो सामने आया कि SIRECL और SHICL ने 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। और ये पैसे लिए कैसे जाते थे? सहारा ने तमाम शहरों में अपने ऑफिस खोले हुए थे। वहां उन्होंने स्थानीय लोगों को अपना एजेंट बना लिया था। इनके एजेंट लोगों से मिलते, उनसे सहारा में पैसे लगाने को कहते और कुछ दिनों में अच्छा रिटर्न मिलेगा ऐसा दावा करते। इसके लिए लोगों को सहारा की नीले रंग की पासबुक दी जाती। निवेश की यह धनराशि कितनी भी छोटी हो सकती थी, लिहाजा भारत का मध्य वर्ग स्कीम की तरफ आकर्षित हुआ। बहुत गरीब लोगों ने भी पैसे लगाए क्योंकि छोटे छोटे रकम आप इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन हमारे देश में ऐसा कारोबार करने के लिए आपको सेबी और कुछ केसेस में RBI की अनुमति लेना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों से पैसे लेकर उन्हें अपने यहाँ इन्वेस्ट करवा रहे हैं। सहारा की गड़बड़ी यहीं से सामने आई। सहारा ने लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी। सेबी के तत्कालीन बोर्ड मेंबर डॉक्टर KM अब्राहम ने पूरी जांच की। उन्हें पता चला कि सहारा के कई निवेशक फर्जी थे और बाकियों का कंपनी से कोई दूर दूर तक का रिश्ता था नहीं। आसान भाषा में कहें तो सहारा ने इन 2 कंपनियों के जरिए लोगों से पैसे लिए। साथ ही कहा कि वो इस पैसे से देश के अलग अलग शहरों में टाउनशिप बनाएगा। लेकिन सहारा ने न तो टाउनशिप बनाई न लोगों के पैसे ही वापस किए। ये गड़बड़ियां सामने आते ही सेबी ने सहारा के नए OFCD जारी करने पर रोक लगा दी। लोगों के पैसे 15% ब्याज के साथ लौटाने का हुक्म दे दिया। सहारा इस आदेश पर भड़क गया। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट गया और सेबी पर केस कर दिया। दिसंबर 2010 में कोर्ट ने सेबी के आदेश पर रोक लगाई, लेकिन 4 महीने बाद सेबी को सही पाया गया और सहारा को भुगतान करने का हुक्म फिर मिला। सहारा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। यहां से उन्हें सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल जाने को कहा गया कि पहले आप वहां जाइए। यह ट्रिब्यूनल कंपनियों के मामलों को सुलझाती है। यहां भी सहारा को राहत नहीं मिली और सेबी के आदेश को ही सही पाया गया। सहारा ने लेकिन तब भी गलती नहीं मानी और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। वहां क्या हुआ और केस कैसे आगे बढ़ा, सुनिए मिलिंद खांडेकर को। सहारा समूह का जो पतन हुआ उसका कारण तो यही था कि उन्होंने जो उनका बिजनेस था, लोग कहते थे कि एक तरह का पॉन्जी स्कीम था। मतलब एक हाथ से वो पैसे लेते थे और दूसरे हाथ से वो पैसे लौटा देते थे। तो जब पैसे का इनफ्लो यानी जब आवक रुक गई तो जावक रुक गई, और जब जावक रुक गई तो बिजनेस कोलैप्स कर गया। लेकिन ये तो एक बहुत सरल या बहुत एक आसान इंटरप्रिटेशन हो सकता है। अगर मैं 2 पहलुओं की बात करूं तो 2013 में सुब्रत राय, जो खुद को सहारा श्री कहते थे, उन्होंने ये कहा था कि मैंने सोनिया गांधी का जो विरोध किया वो मेरे पतन का कारण बना। तो सोनिया गांधी का विरोध क्या था? 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। सबको लग रहा था कि उनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन उनको बहुमत नहीं मिला, बल्कि बहुमत से बीजेपी बहुत दूर रह गई। और तब ये बात चली कि अब कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी और सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात हो रही थी। तो उस समय सुब्रत राय ने एक पब्लिकली बयान और अपील जारी की थी, ये कहते हुए कि सोनिया गांधी इतालवी मूल की है और उनको देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। अब ये मुद्दा अलग है कि सोनिया गांधी ने उस समय वो पद ठुकरा दिया था, लेकिन सुब्रत राय का ये कहना था कि ये बयान जो है उनके पतन का कारण बना। अब अगर आप इसके आगे के इवेंट्स देखते हैं, जो 2004 में उन्होंने बयान दिया और अगले 10 सालों में जो उनके साथ हुआ, तो वो सारी चीज़ें जो हुई वो वैधानिक थी। मतलब उसमें कोई गैरकानूनी काम नहीं हुआ। लेकिन जब से यूपीए की सरकार बनी, उसके बाद में जो संस्थाएं थी, जो रेगुलेटर फाइनेंशियल मार्केट्स के थे, जैसे रिजर्व बैंक है, जैसे सेबी है, तो इन रेगुलेटर्स ने पेचकस दिए
और 2013 आते आते जब बयान आया सहाराश्री का, इनका धंधा लगभग बैठ गया। तो ये कुल मिलाकर इनके पतन का कारण बना। आसान भाषा में समझ लीजिए आप, सहारा ने लोगों से पैसा लौटाने की शर्त पर पैसे लिए, पर पैसा लौटाया नहीं। जब लौटाने की बारी आई तो सहारा ने केस कर दिया, फिर पचड़े में वो फंसे रहे। शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेबी के आदेश का समर्थन करते हुए सहारा के खिलाफ आदेश दिया। कहा कि लाखों छोटे निवेशकों से जमा हुई करीब 24,000 करोड़ रुपए की रकम लौटाई जानी चाहिए। सहारा का आखिरी कानूनी तीर भी चूक गया इस तरह। अब वो भरमाने की कंडीशन में आ गए। कोर्ट के आदेश के बाद भुगतान को लेकर सहारा की टालमटोल शुरू हुई। इसे देखते हुए अदालत ने कंपनी को 3 किस्तों में सेबी के यहां रकम जमा कराने को कह दिया कि आप पैसा जमा कीजिए। इसके लिए एक डेडिकेटेड फंड बनाया गया जिसे सहारा सेबी फंड कहा जाता है। सहारा ने 5,210 करोड़ रुपए सेबी के खाते में डाल दिए, लेकिन आगे के भुगतान को लेकर बहाने बनाते रहे। दावा किया कि बाकी का पैसा निवेशकों को सीधे ही दे दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को लपेटा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के बैंक अकाउंट्स और संपत्ति को सील करने का आदेश जारी कर दिया। फरवरी 2014 में सुब्रत रॉय गिरफ्तार कर लिए गए। 2 साल बाद उन्हें पैरोल मिल पाई, तब से वो जेल से बाहर ही थे, लेकिन सभी निवेशकों को उनके पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि पैसे मिलेंगे कैसे। यह सवाल और भी गाढ़ा तब हो गया जब मार्च 2023 में सहारा ग्रुप की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज MSCS में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर आई। सहारा सेबी में कुल 24,000 करोड़ रुपए का फंड है। 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने पैसा जमा करवाया था। केंद्र सरकार ने आला अदालत में याचिका लगाई कि इसमें से 5,000 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटा दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लोगों का पैसा लौटाने की अनुमति भी दे दी। अब सहाराश्री तो गुजर गए, लेकिन सहारा में जिन लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई झोंक दी, क्या उनको उनका पैसा वापस मिलता रहेगा? ये सुनिश्चित करने के लिए 2 अलग अलग प्रोसेसेस हैं। पहला, सेबी का तरीका। इसमें सहारा की रियल एस्टेट कंपनी SIREL और हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड SHICL ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स OFCB स्कीम के तहत जुटाए गए धन को लौटाएंगी। सेबी की 2022-23 की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 11 सालों में इन दोनों कंपनियों ने निवेशकों को 138 करोड़ 7 लाख रुपए का रिफंड जारी कर दिया है। 31 मार्च 2023 तक सहारा को 19,650 एप्लीकेशंस मिली थी। इनमें से 17,526 आवेदनों से संबंधित रिफंड्स प्रोसेस किए गए हैं, ब्याज समेत। बचे हुए आवेदनों को बंद करना पड़ा क्योंकि कंपनी ने जो डेटा उपलब्ध कराया था उसमें इनका रिकॉर्ड मिला नहीं। दूसरा तरीका है सहकारिता मंत्रालय का वेब पोर्टल। इसी साल के 18 जुलाई को सहकारिता मंत्री अमित शाह ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। कहा गया कि मात्र 45 दिनों में इस पोर्टल के जरिए जमाकर्ताओं का पैसा वापस आ जाएगा। अमित शाह ने जानकारी दी कि 10,000 रुपए तक का पहला भुगतान उन 1 करोड़ निवेशकों को किया जाएगा जिन्होंने 10,000 या ज्यादा जमा किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 5,000 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद सहारा सहकारी समितियों में अन्य जमाकर्ताओं को इसे वापस करने के लिए एक और अपील की जाएगी। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 22 मार्च 2022 से पहले सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में जिन्होंने भी पैसा लगाया वो रिफंड के लिए पात्र हैं। इसके अलावा 29 मार्च 2023 से पहले स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के जमाकर्ता भी रिफंड के पात्र होंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर साफ लिखा है कि केवल पोर्टल के जरिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन दायर किए गए हैं उन्हीं पर विचार किया जाएगा। इन स्कीम्स के बारे में और इनकी कार्यकुशलता के बारे में जानते हैं मिलन खांडेकर से। देखिए, सहारा ने कितना पैसा लोगों का ले रखा है इस पर कोई बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जो संसद में आंकड़ा सरकार ने दिया था वो ये था कि करीब 13 करोड़ लोगों के 1 लाख करोड़ रुपये लगे हुए हैं। अलग अलग, जैसे मैंने कहा, कुछ शेयर बाजार से लगे हैं, कुछ डिपॉजिट से लगे हुए हैं, तो इतनी रकम लगी हुई है। तो ये जो नया फंड की बात हो रही है सरकार की, कि जो सहकारिता मंत्रालय ने जो लागू किया है, तो कुल मिला के लोगों के पैसे लौटने के 2 जरिए हैं। एक तो जो मैंने आपको कहा था कि जो सेबी ने पैसे जब्त कर लिए थे जो उन्होंने शेयर बाजार से उठाए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पैसे लौटाए जाए सारे निवेशकों को। तो वो उस अकाउंट में अब करीब 25,000 करोड़ रुपये ब्याज जोड़ के हो चुके हैं। तो ये जो 25,000 करोड़ रुपया, अब इसको लगभग 10 साल हो गए, लेकिन अब तक जो वसूल, मतलब जो लोग लेने आए हैं वो मात्र कुछ 75,000 लोग आए हैं और वो पैसा सिर्फ 138 करोड़ रुपया गया है उसमें से। मतलब अगर 10 साल भी बीत गए,
अगर वो रकम उस समय 15 करोड़ रुपये 1000 करोड़ रुपया जमा की गई थी, लेकिन लेने आए सिर्फ 138 करोड़ रुपया, बाकी पैसा अभी भी वहीं के वहीं पड़ा हुआ था। तो ये जो पैसा ब्याज व्याज जोड़ के अब लगभग 25,000 करोड़ का हो गया। तो जो केंद्र सरकार का सहकारिता मंत्रालय है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भाई ये इतने पैसे पड़े हुए हैं, और सहारा ने एक और जो तरीका था, जो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़रिए उन्होंने जो रकम ली हुई है या आरएनबीसी के ज़रिए ली हुई है, वो हम लौटा देते हैं। तो कोर्ट ने उन 25,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपया सरकार को दे दिया कि ठीक है, आप जो डिपॉजिट, जिस स्कीम की आप बात कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को पैसा दे दीजिए। तो जो सरकार ने प्रेस रिलीज जारी की थी अगस्त में, उसके मुताबिक 33 लाख लोग जो हैं उन्होंने पंजीकरण कराया है पैसे लेने के लिए। यहाँ भी ध्यान रहे कि यहाँ भी जो संख्या है वो करोड़ों में है, लेकिन से जो अगस्त में सिर्फ 33 लाख लोग आए थे। तो ये जो लोग हैं, इनको ये जो कोऑपरेटिव रजिस्टर सोसाइटी जो है, ये 10-10 हज़ार रुपये ही मिलेंगे प्रति व्यक्ति, जो प्रति डिपॉजिटर है। तो ये पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। लेकिन यहाँ पर भी जैसे हमने वहाँ देखा कि 138 करोड़ रुपया वापस किया गया है अब तक 10 सालों में लगभग। तो यहाँ पर भी बावजूद इसके कि आंकड़े अलग अलग है कि भाई 4 करोड़ है या 10 करोड़ है, आए सिर्फ 33 लाख लोग ही आए हैं सामने पैसा क्लेम करने के लिए। अब स्कीम है तो कयास हैं कि पैसा लौटाया जा रहा होगा। तो अब तक सरकार ने कितना पैसा लौटा दिया है या लौटाने के लिए कुछ और लाल फीताशाही बची है, ये भी जान लेते हैं इंडिया टुडे की अनीशा से। अब सहारा श्री अब नहीं रहे, लेकिन ये जो पैसे वापस देने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। एक तरफ प्रक्रिया चल रही है सेबी के द्वारा, जहां पे जो कंपनियों में जो इन्वेस्टर्स थे उन लोगों के जो क्लेम्स हैं वो दाखिल हुए हैं। लेकिन उसमें भी अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आज याद रखिएगा, ये मामला अभी का नहीं है। 2011 में पहली बार ही सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा आया था। 2012 से ये कॉर्पस बनना शुरू हुआ। सेबी ने भी कई स्टेटस रिपोर्ट्स दाखिल की हैं। उनके हिसाब से कुछ ही लोगों को पैसा वापस दिया गया है, क्योंकि सहारा की जो कंपनियां हैं और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनकी जो अकाउंट बुक्स, जो लेजर्स हैं जिसमें सारे इन्वेस्टर्स की डिटेल्स हैं, वो इतनी खराब तरीके से रखी गई है, उसमें एंट्रीज इतनी गड़बड़ियां हुई हैं कि उसमें उसको देखकर एक्चुअल इन्वेस्टर कौन है, झूठा नाम किस किस का डला हुआ है, गलत फेक क्लेम किसका है, वो वेरिफिकेशन में बहुत समय लग रहा है। तो सेबी ने कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट को भी यही कहा था कि हम कर रहे हैं, लेकिन ये काफी धीरे काम चल रहा है। सरकार का जो पोर्टल जुलाई में जो बना है, उसकी भी रिपोर्ट अभी दिसंबर में अगली सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो आनी है। लेकिन सूत्रों के हिसाब से हमें यही पता चला है कि अभी कुछ 100 लोगों के पास ही पैसा वापस जा पाया है। कुछ ही लाख रुपया पैसा जो है वो अभी तक पे आउट हुआ है, और जितने हजारों क्लेम्स दाखिल हुए हैं वो वेरीफाई हो रहे हैं। सूत्रों के हिसाब से इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है कि क्योंकि ये रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो टीम्स बनी है, जो ओएसडी बनाए गए हैं, 4 से 5 लोग हैं जो हजारों एप्लीकेशंस को वेरीफाई कर रहे हैं। हालांकि एक तरफ वो एआई बेस्ड वेब पोर्टल भी एप्लीकेशन वेरीफाई कर रहा है, दूसरी तरफ जो कागजात सहारा की कंपनियों के द्वारा दाखिल किए गए उनको भी वेरीफाई किया जा रहा है। तो समय लग रहा है इस वजह से। लोगों के मन में ये सवाल भी है कि सुब्रत रॉय के निधन के बाद सेबी की जांच कहां पहुंचेगी, एक्शन में क्या कोई कमी होगी? जवाब खुद सेबी की ओर से ही आया। क्या कहा गया, आप खुद सुनिए। जो सहारा मैटर है वो तो एक एंटिटी के साथ था, पूरा सहारा ग्रुप के साथ और उनके इन्वेस्टर्स के साथ। तो एक आदमी के रहने या गुजर जाने से वो पूरा मुद्दा ख़त्म नहीं हो जाता है। जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको अपना पैसा मिलना चाहिए वो तो आगे जाके चलता ही। एक बड़ा साम्राज्य पतन का शिकार हो गया, लेकिन हजारों लोगों के करोड़ों रुपए अंधेरे में चले गए। बात पैसे की नहीं है, बात मध्यम वर्ग के भरोसे की है। वो 100 रुपये लगाकर भी बड़े सपने देखता है और ये उसका हक है। उम्मीद है कि उसके हक की लड़ाई न्याय की सुखद नियति के साथ ही संपन्न होगी। आज के शो में इतना ही। आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारतीय टीम को भी फाइनल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इस नोट पे हम दी ललन टॉप शो की इस किस्त को यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना करते हैं।
आप अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए दी ललन टॉक।